आज नितिन विदेश से अपने घर वापस लौट रहा था। उसकी माँ और दादी के उदास चेहरे उसकी आंखों के सामने रह रहकर आ रहे थे। नितिन पिछले 4 वर्षों से विदेश में ही था और इस दौरान 8 महीने पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से करीब 2 घंटे पहले उसके पिता ने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। अपने पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। सदा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो और डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करना। अपने पिता की मृत्यु पर वह बहुत रोया था। उसका दिल अपार दुख से भर उठा था, परंतु वीजा ना लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि आज उसकी माँ उसे अचानक अपने पास देखकर कितनी खुश हो जाएगी, और जब माँ को यह मालूम पड़ेगा कि मैं गुड़गांव की ही एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त हो गया हूँ, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और उसकी बूढ़ी दादी माँ तो उसे देखते ही उसे अपने गले से लगा लेगी। लेकिन दादी माँ के लिए जो सोल खरीद कर लाया हूँ, वह उन पर कितनी खूबसूरत लगेगी। जब नितिन घर पहुंचा तो देखा कि उसकी भाभी नीतू रसोई घर में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। नितिन के भतीजा और भतीजी दोनों आंगन में खेल रहे थे। पहले तो वह अपने चाचा को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी देर में चाचू चाचू कहकर नितिन की ओर दौड़ते हुए आए और उसे लिपट गए। बच्चों की आवाज सुनकर भाभी भी आंगन में आ गई, लेकिन नितिन यह देखकर हैरान था कि उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह कुछ घबराई हुई सी नजर आ रही थी। नितिन को देखकर बोली, अरे भैया, आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। आपने तो कहा था कि कुछ साल आप वहीं रहकर नौकरी करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन यह बात भी सच है कि मैं अपने परिवार से दूर रहकर विदेश में मेरा मन नहीं लगता था। इसलिए मैंने इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई कर लिया और अब आपके देवर को यहाँ के ही एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है। यह सुनकर नीतू की आंखें फटी की फटी रह गई। सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए नितिन अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसे माँ कहीं नजर नहीं आ रही। माँ के कमरे से निकलकर वह अपनी दादी के कमरे में गया। अम्मा देखो, आपका पोता वापस आ गया है। लेकिन वह हैरान रह गया कि अम्मा भी अपने कमरे में नहीं थी। तभी नितिन का भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? दादी और बड़ी दादी तो यहाँ नहीं रहते। तभी जल्दबाजी में उसकी भाभी नीतू पानी लेकर आई। नितिन, जो अपने भतीजे की बात सुनकर हैरान रह गया था, अपनी भाभी से पूछने लगा, भाभी यह सोनू क्या कह रहा है? अरे देवर जी, ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। नीतू ने हाथ बढ़ाते हुए कहा और सोनू को आंख के सारे से बाहर जाने के लिए कहा। तभी नितिन बोला, लेकिन भाभी माँ और अम्मा कहाँ हैं? वह मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? तभी उसकी भाभी नीतू अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ले बोली, अरे देवर जी, आपको बताया तो था, माँ तो दादी को लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गई है। पर यात्रा पर तो माँ और दादी 1 महीने पहले गए थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था और मैं उन्हें कब से फोन पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनका फोन ही नहीं लगता। अरे देवर जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी का एक हफ्ते पहले ही फोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने आने में कुछ और समय लग जाएगा। दरअसल वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, इस कारण उनका फोन भी नहीं लग रहा। परेशानी की कोई बात नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर नीतू वापस रसोई घर में खाना बनाने चली गई और नितिन थोड़ी देर के लिए अपने माँ पिताजी के कमरे में चला गया। वहां लगी पिताजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और कहने लगा कि पिताजी, आज आपके बेटे ने आपका सपना पूरा कर दिया है। आज आपका बेटा डॉक्टर बनकर आ गया है। नितिन को वह दिन याद आने लगा जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर दी थी कि आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन विदेश के एक बहुत बड़े कॉलेज में हो गया है। जब नितिन ने अपने घर के सभी लोगों को यह खुशखबरी सुनाई थी तो परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। वहीं दूसरी ओर उनके मन में अपने बेटे से दूर होने की पीड़ा भी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि दादी के साथ नितिन का खास लगाव था। नितिन भी उनसे बहुत प्यार करता था। बचपन से लेकर बड़े होने तक
नितिन अपनी दादी के पास ही सोता था, उनसे कहानी सुना करता था। नितिन के बड़े भाई ने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया था और उसकी भाभी एक गृहिणी थी। माँ से घर का काम कुछ ज्यादा नहीं हो पाता था। अब दादी की भी कमर झुक गई थी, लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे। नितिन के माता पिता अपनी माँ की पूरी सेवा करते थे। दादी माँ के खाने से लेकर दवाइयाँ तक का ध्यान नितिन की माँ सविता जी ही रखती थी। जब नितिन ने उन्हें विदेश जाने की बात बताई, तो उसकी माँ और उसकी दादी बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन उसके पिता ने उसे पूरा हौसला दिया। उन्हें उस पर पूरा यकीन था। जिस दिन नितिन के फ्लाइट थी, तो घर से निकलने से पहले नितिन अपनी दादी का आशीर्वाद लेने गया, तो दादी माँ ने अलमारी खोलकर दादाजी की अंगूठी निकाली और आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में रख दी और आंसू से भरी आंखें लिए बड़े प्यार से उसकी ओर देखने लगी। तब नितिन ने कहा, दादी माँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिलने आता रहूंगा नितिन को। विदा करते समय उसकी माँ भी बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन उसके पिताजी उसे आशीर्वाद देते हुए बड़ी खुशी विदा किया था। सबके आशीर्वाद से नितिन ने विदेश में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने पार्ट टाइम जॉब से जो भी पैसा वह कमाता था, उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर भी भेज दिया करता था। विदेश में रहकर उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, परंतु वीजा न लग पाने के कारण वह आ नहीं पाया था। अक्सर घर पर वीडियो कॉल से उसकी बात होती रहती थी, परंतु पिछले 1 डेढ़ महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि अपनी माँ और दादी से उसकी बात नहीं हो पा रही थी। घर के बाकी लोग भी उससे बहुत कम बात करते थे। नितिन लगातार अपने पिताजी की तस्वीर को निहारता जा रहा था। तभी नीतू कमरे में आई और बोली, देवर जी, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। लेकिन अपनी दादी और माँ से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह नितिन के मन में था, वह सारा उत्साह ठंडा हो गया था। इतने में उसके भतीजे और भतीजी उसके पास आए। हमारे लिए क्या लाए हो चाचू? तभी नितिन ने उन दोनों को अपने बैग में से ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स निकाल कर दिए। पिताजी तो अब रहे नहीं और माँ और दादी भी घर पर नहीं है। यह सोच सोच कर नितिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपना ही घर काटने को दौड़ रहा हो। शाम के समय जब उसका बड़ा भाई घर वापस आया, तो थोड़ी देर के लिए नितिन ने उससे बातचीत की, परंतु आज बात करते हुए न जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बहुत अजीब सा लग रहा था। कुछ गड़बड़ तो है, यह सोचकर उसकी मन आज अशांत हो रहा था। अगले दिन नितिन ने अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गया। जैसे ही नितिन अस्पताल पहुंचा, तो अस्पताल के कर्मचारी जॉब पर उसका अभिवादन कर रहे थे। नितिन जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने पिताजी की तस्वीर लगाई, ताकि उसके पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। अस्पताल में सभी लोग उसे बड़ी इज्जत से बात कर रहे थे। नितिन को भी मरीज का दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोपहर के समय जब नितिन मरीजों का हाल जानने के लिए अस्पताल में राउंड पर निकला, तो अस्पताल के बेड पर लेटी एक बूढ़ी अम्मा को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। उसे बूढ़ी अम्मा के कुम्हलाए हुए शरीर को देखकर लगा कि जैसे कि वह कुछ जानी पहचानी है। वह दीवार की ओर चेहरा कर सो रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढका हुआ था। चांदी से चमकते हुए बाल उसके फटे पल्लू से झांक रहे थे। उसे बूढ़ी अम्मा को देखकर नितिन को कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा था। नितिन जब केबिन की ओर वापस जाने लगा, इस समय सभी सफाई कर्मचारी साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने में लगे हुए थे। फोन पर बात करते करते अचानक नितिन के कानों में एक कहकर आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि अस्पताल की नर्स एक अधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जब तुम लोगों से काम बन ही नहीं पाता है तो नौकरी क्यों पकड़ लेती हो? घर पर क्यों नहीं बैठ जाती ढंग से? पोंछा तक नहीं लगाया जाता तो यहाँ क्या कर रही हो? बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उसके बात सुनते जा रही थी। यह देखकर नितिन को बहुत बुरा लगा। जैसे ही वह पास गया, उस महिला कर्मचारी में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी। फिर सोचने लगा कि यहाँ माँ कैसे हो सकती है। ये सोचते हुए जैसे यह थोड़ा और नजदीक आया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस औरत को देखकर नितिन दंग रह गया।
क्योंकि वह सफाई कर्मचारी सच में उसकी माँ थी। तभी वह नर्स बदतमीजी से बोली, मैं आज ही तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। इस समय नितिन के सब्र का बांध टूट गया और नर्स को डांटते हुए बोला, नौकरी से तो तुम्हें मैं निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी से बड़ी उम्र की औरतों से ऐसे बात करने की? वह कोई नौकरानी नहीं है बल्कि मेरी माँ है। ये सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सब लोग हैरानी से नितिन की ओर देखने लगे। तभी नितिन के मुंह से निकला, माँ आप यहाँ इस हालत में? आप तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तो फिर आप यहाँ कैसे? और अम्मा अम्मा कहाँ है? अपने बेटे को देखकर सविता जी अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और इस अस्पताल के बेड पर लेटी इस बूढ़ी अम्मा के पास ले गई, जो फटी हुई साड़ी में नीडाल लेटी हुई थी। अपनी माँ और दादी माँ को ऐसी हालत में देखकर नितिन का दिल करुणा से भर आया। तभी उसकी दादी भी नींद से जाग गई। सविता जी ने कहा, देखो अम्मा जी, कौन आया है? आपका पोता अब डॉक्टर बन चुका है। सामने अपने डॉक्टर पोते को देखकर दादी की आंखों में आंसू बह निकले और बड़े प्यार से अपने पोते के चेहरे पर सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिए। लेकिन नितिन के दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे थे। वह बोला, माँ दादी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं ना, आप मुझे बताइए क्या बात है। तभी अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तेरे पिताजी के जाने के तुरंत बाद ही तेरे बड़े भाई सुमित ने तेरे पिता के सारे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे पिता के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने अब मकान बनवाने पर खर्च कर दी थी। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़े थे, लेकिन अब तेरे पिताजी के जाने के बाद तेरी माँ को दवाइयाँ के लिए और छोटी छोटी जरूरत के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और उन दोनों को तो 50 रुपए देने में भी आफत आ जाती थी। नीतू बहू आए दिन मार्केट जाती थी और अपने लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाती थी। उससे सुमित को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने 500 रुपए मांग लिए तो घर में क्लेश शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि खाने पीने और दवाइयाँ के लिए भी वे दोनों तेरी माँ को तंग करने लगे। तेरी भाभी बस अपने पति और बच्चों के लिए सुबह शाम खाना बनाती थी और बाकी के सारे काम तेरी माँ से करवाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम मेरी बहू करती थी। और जब मेरे और अपने लिए 2 रोटियां बनाने लगती थी तो तेरी भाभी 10 बातें सुनाती थी। तेरी माँ का दुख मुझसे यह सब अब देखा नहीं जाता था। और अगर मैं कुछ कहती थी तो जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे डरा धमकाकर चुप करा देती थी और कहती थी, एक तो पड़े पड़े हमारे खर्च बढ़ा रही है, ऊपर से मुझे ही ज्ञान देती है, चुपचाप एक कोने में पड़ी रह, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे नहीं मालूम बेटा, तेरे जाने के बाद हमने कितने दुख झेले हैं। ऐसा कहते हुए दादी रोने लगी। तभी नितिन की माँ सविता अम्मा के आंसू पहुंचते हुए कहा, बेटा हम लोगों के साथ क्या गुजरी है यह तो केवल हम ही जानते हैं। अम्मा जी के दवाइयाँ के लिए तो सुमित से बड़ी मुश्किल से पैसे निकलवा पाती थी, लेकिन जब मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी और मैंने उससे अपनी दवाइयाँ के लिए पैसे मांगने चाहे, तभी नीतू बहू ने घर पर क्लेश शुरू कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करते नहीं है, बस मेरी छाती पर बोझ बनकर बैठी हुई है तुम्हारी माँ और दादी। अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। आए दिन तो बीमार पड़े रहते हैं। तुम्हारी माँ भी अब कोई काम की नहीं है, मेरे बस का नहीं है इनको बना बना करके खिलाना। तुम ऐसा करो कि या तो इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो या घर से निकाल दो। बहू की ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सुमित उसे थप्पड़ लगा देगा और कहेगा कि मेरी माँ और दादी के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा मैं तो हैरान रह गई यह देखकर कि सुमित को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। इस बात के बाद करीब 4-5 दिन मुश्किल से बीते होंगे कि सुमित मुझे कहने लगा कि मैंने गुड़गांव में रहने वाले अपने मित्र से अम्मा की तबीयत के बारे में बात की है। वह गुड़गांव के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसने डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दिया है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आपको भी साथ में ले जाएंगे। बस आप कल तैयार रहना और हाँ, वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है। इसलिए अपना और अम्मा के 2-2 जोड़ी कपड़े भी उठा लेना। बेटा मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो हमारे बेटे को हमारी कुछ तो चिंता है।
इसलिए मैं जल्दी से पैकिंग भी कर ली। अगले दिन नीतू और सुमित हमें गाड़ी में बैठाकर यहाँ लेकर आए। उन्होंने बाहर लगे बरगद के पेड़ के नीचे में बिठा दिया और यह कहकर दोनों चले गए कि हम डॉक्टर से नंबर लगवा कर आते हैं। मैं और अम्मा जी बहुत देर तक उनके आने का इंतजार करते रहीं कि कब वे लोग आएंगे और हमें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएंगे। बैठे बैठे न जाने कितने घंटे बीत गए, लेकिन ना तो सुमित वापस आया, ना ही नीतू बहू का कुछ पता था। मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर वह लोग रह कहाँ गए। मैं अस्पताल के बाहर घबराई हुई हर जगह अपने बेटे और बहू को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं था। लेकिन जो बात मैं नहीं समझ पाई, वह बात अम्मा जी समझ गई कि वे दोनों हमें इतने बड़े शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लेकर आए थे, बल्कि वह तो हमसे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लेकर आए थे और इतने बड़े शहर में हमें भीख मांगने के लिए छोड़कर चले गए हैं। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर नितिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब सविता जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेसरा करने से पहले उन दोनों ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अम्मा जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी कि आखिर हमने क्या कमी छोड़ दी थी। अपने बच्चों की परवरिश में जो अपने ही बेटे ने हमें यह दिन दिखा दिए। लेकिन इस समय मैंने महसूस किया कि अम्मा जी को तेज बुखार हो रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अम्मा जी को अस्पताल में ले गई। डॉक्टर को दिखाया तो अम्मा जी को अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी। लेकिन बेटा, इतने पैसे तो मेरे पास थे भी नहीं कि मैं इतने बड़े अस्पताल का खर्च उठा पाती। बस हाथ में मेरे तेरे पिताजी की दी हुई सोने की अंगूठी थी। उसी को बेचकर जैसे तैसे कुछ पैसे का इंतजाम किया तो अम्मा का इलाज शुरू हो पाया। लेकिन वह पैसे आखिर कब तक चलते? 3 ही दिन में सारे पैसे खत्म हो गए और अस्पताल वालों ने कह दिया कि अगर पैसे नहीं है तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अम्मा जी की हालत देखकर मैं तो बस रोए जा रही थी। तभी एक सफाई कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे रोने का कारण पूछने लगी, तो मैंने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर उसने पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी दी जाए तो करोगी क्या? मैं हाँ कर दी। उस भली महिला ने अस्पताल में बात करके मुझे सफाई कर्मचारी का काम दिलवा दिया। यहाँ काम करते करते मैं अम्मा जी की देखभाल भी कर लेती थी। लेकिन बेटा रह रहकर अपनी ही बहू बेटे द्वारा किया गया व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखाया करता था। ऐसा कहते हुए सविता जी फफक फफक कर रो पड़ी। माँ की बात सुनते सुनते नितिन लगातार भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। उसने महसूस किया कि एक ही महीने में उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नजर आने लगी थी। उनका चेहरा झुर्री से भर गया था। माँ और अम्मा दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थीं। यह सब देखकर नितिन से रहा नहीं जा रहा था। वह गुस्से से उबल रहा था। उसका मन किया कि अभी पुलिस कंप्लेंट कर दूं। अस्पताल के स्टाफ को भेजकर नितिन ने कैंटीन में से अपनी माँ और दादी के लिए खाना मंगवाया। फिर उसने अपनी दादी की सारी रिपोर्ट देखी और कुछ टेस्ट करवाया। रिपोर्ट देखने के बाद नितिन बोला, अम्मा, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट चेक कर लिया। सब नॉर्मल है। बस थोड़ी सी कमजोरी है जो खाने पीने का ख्याल रखने से ठीक हो जाएगी। अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर सविता जी और अम्मा जी थोड़े डर गए, क्योंकि वह लोग वापस उसी माहौल में नहीं जाना चाहते थे जहां उनके साथ नौकरों से भी बढ़कर व्यवहार होता था। तभी नितिन बोला, माँ दादी, घर आप लोगों का है और उस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप चलिए मेरे साथ। शाम के समय अपनी माँ और दादी को टैक्सी में बिठाकर नितिन उनके साथ घर पहुंचा। लेकिन अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वह अकेले ही घर के अंदर गया। घर में उसकी भाभी नीतू की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। नीतू और सुमित अपने मित्रों के साथ नाच गा रहे थे। सुमित घर पहुंचते ही म्यूजिक बंद करवा दिया। तभी नीतू भड़कते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है? आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि मेरी माँ और दादी कहाँ पर हैं? मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। तभी उसका भाई सुमित बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं कि वे दोनों वृंदावन की यात्रा पर गए हैं। अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि वे केदारनाथ की यात्रा पर गई है। यह सुनकर उसका भाई सकपका गया और बड़बड़ाते हुए
वह कुछ कहने ही लगा था कि इस समय नितिन के सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाते हुए बोला, और कितना झूठ बोलोगे? जो लोग अभी तक उनके साथ नाच गा रहे थे, वह लोग अब उनको घृणा से देख रहे थे और फुसफुसाकर उनके खिलाफ बात कर रहे थे और धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी हाजिर हो गई। तब नितिन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब यही हैं, वह लोग जिन्होंने मेरी माँ और दादी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस दुकानों पर मेरे भाई ने कब्जा कर रखा है, वह दुकान भी मेरी दादी के नाम पर है। और जैसे ही नीतू और सुमित ने पुलिस को देखा, उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे। वे दोनों झट से अपनी माँ और दादी के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी सविता जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तभी पुलिस कांस्टेबल बोला, अब चलिए, बाकी के बातें थाने में चलकर करेंगे। पुलिस की यह बात सुनकर नीतू अंदर तक कांप गई और डरी सी आवाज में बोली, माँ जी प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। पर सविता जी पत्थर बनी, जस की तस खड़ी रही। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें घसीटकर बाहर की ओर ले जाने लगी, तभी सविता जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। यह सुनकर नीतू और सुमित खुश हो गए। फिर सविता जी ने कहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। माफी तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगी। अपनी कंप्लेंट में केवल अपने पोता पोती की वजह से वापस ले रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब शायद उन्हें अपने माँ बाप घर में पड़े पुराने और फालतू सामान की तरह लगते हैं, लेकिन बचपन में तो माँ बाप भगवान समान ही लगते हैं। सविता जी की बातें सुनकर नीतू और सुमित की नजरें झुक गई। शायद वह अपने के पर शर्मिंदा थे। फिर सविता जी ने कहा, अब अपना सामान उठाओ और दूर हो जाओ। हमारी नजरों से मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आज से मेरा केवल एक ही बेटा है और वह है नितिन, अपनी माँ के मुंह से। यह सब बातें सुनकर सुमित की हैरानी का ठिकाना न रहा। सुमित और नीतू सविता जी के आगे रो गिड़गिड़ा, लेकिन अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उनके कुकर्मों की सजा सुना दी गई थी